सुप्रभात सभी स्टूडेंट्स। आज हम एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट का दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, करंट एसेट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी संस्था या फर्म के स्थापना के समय संपत्तियों में विनियोजन के लिए कोषों की आवश्यकता होती है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि कितनी संपत्तियां और उनमें विनियोजित होने वाला कितना फंड या कितना कोष आवश्यक होगा, इसका अनुमान कैसे लगाया जाए। तो इसकी प्रक्रिया वही है कि हम 3 प्रकार की प्रमुख संपत्तियों को लेते हैं, जिसमें हमने लास्ट टर्म पर पढ़ा था फिक्स्ड एसेट्स को, यानी स्थायी संपत्तियों के बारे में डिटेल में पढ़ा कि भाई स्थायी संपत्तियां क्या होती हैं, इनका क्या उद्देश्य होता है, इनका क्या रोल होता है, और इसके अलावा इनका एस्टिमेट कैसे लगाया जाता है और इनके लिए दीर्घकालीन कोषों की पूर्ति किस प्रकार की जाती है। इसी तरह से आज हम पढ़ रहे हैं चल संपत्तियां, जिनको चालू संपत्तियां भी और अंग्रेजी में करंट एसेट्स कहा जाता है। करंट एसेट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी ऑन द प्रोडक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एक्टिविटीज ऑफ ए बिजनेस। व्यवसाय की उत्पादक एवं वितरण संबंधी क्रियाओं को करने के लिए चालू संपत्तियों की आवश्यकता होती है। प्रोडक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एक्टिविटीज़ का आशय क्या है कि संस्था के लिए, यदि वो निर्माण संस्था है यानी मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूशन है या ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें रॉ मटेरियल के क्रय करने से लेकर उसकी पूरी प्रोसेसिंग, यानी वही सेमी प्रोसेस्ड मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स, इस पूरी प्रक्रिया में लगाए जाने वाली संपत्तियां चल संपत्तियां होंगी। इसके अलावा निर्मित माल को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए जितनी प्रकार की सेवाएं ली जाती हैं, जिनको वाणिज्यिक सेवाएं या वितरण संबंधी सेवाएं या प्रक्रियाएं कहते हैं, वो इसमें शामिल होती हैं। इसके अलावा करंट एसेट्स की आवश्यकता किसके लिए होती है? टू पे लाइबिलिटीज़, दायित्वों का भुगतान करने के लिए। ये आप सभी जानते हैं कि जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ हैं, जो अल्पकालीन समय के लिए संस्था के लिए कुछ दायित्व हैं, उनका भुगतान करने के लिए चल संपत्तियों की आवश्यकता होगी। जैसे कहीं पर इक्विपमेंट्स लिए हैं या कुछ ऐसा मटेरियल खरीदा गया है जिसको कि कुछ समय बाद भुगतान करना है, तो वो इसमें शामिल होगा। एंड एक्ट एज ए प्रोटेक्शन फॉर शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे कच्चा माल खरीदा गया है और वह क्रेडिट पर लिया गया है, और क्रेडिट पर लेने के कारण क्रेडिटर्स क्रिएट हुए, तो उन अल्पकालीन लेनदारों के लिए ये चल संपत्तियां एक सुरक्षा का कार्य करती हैं, क्योंकि उनको 1 वर्ष के अंदर अंदर उनके भुगतान के दायित्वों के भुगतान की ड्यूटी संस्था पर होती है। तो इस तरह से हम ये कहें कि चालू संपत्तियों की आवश्यकता प्रोडक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव एक्टिविटीज़ के लिए की जाती हैं मेनली, तो जिसमें लाइबिलिटीज़ का भुगतान भी करना होता है। जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं, जितने भी दायित्व हैं, एक्सपेंडिचर हैं जो इनसे संबंधित हैं, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित हैं, और इसी से रिलेटेड जो भी शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स हैं, उनका भुगतान करने के लिए चल संपत्तियां रखी जाती हैं। नेक्स्ट लाइन है द कैपिटल इन्वेस्टेड इन करंट एसेट्स सच एज स्टॉक ऑफ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड्स। चल संपत्तियां जिनमें की पूंजी का विनियोग किया जाता है, उनमें मुख्य रूप से आते हैं सामग्री और निर्मित माल का स्टॉक, स्कंध। सामग्री में जो हम ऊपर अभी पढ़ ही चुके हैं, कच्चा माल, सेमी फिनिश्ड मटेरियल, सपोर्टिव मटेरियल्स, ये सारा इसमें शामिल होगा। यानी उत्पादन से संबंधित जितना भी सामग्री का एरिया है, आइटम्स हैं, वो सब स्टॉक के पार्ट हैं। फिनिश्ड गुड्स इसमें आएंगे ही, जिनका कि कंपनी निर्माण करके सेल करने का कार्य कर रही है।
फिर है डेटर्स एंड बिल्स ऑफ रिसीवेबल्स, यानी देनदार और प्राप्य बिल। ये चल संपत्तियों के मुख्य हिस्से हैं। जब कंपनी अपने निर्मित माल का विक्रय करती है तो बीआरस और डेटर्स क्रिएट होते हैं, जिनसे कि संस्था को अपनी संस्था के लिए ये चल संपत्तियों का कार्य करते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी यानी 1 वर्ष के अंदर कैश में कन्वर्ट किए जाते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ यानी विक्रय योग्य प्रतिभूतियाँ, जो यदि संस्था ने विनियोग कर रखा है जिनमें, उनको भी हम इसमें शामिल करते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, कोषागार पे पत्र, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, उनमें यदि संस्था ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में आती हैं। एंड कैश और बैंक बैलेंस इज नोन एज वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट्स। फर्म के पास जो रोकड़ रखा है वह और बैंक में रखे गए कैश बैलेंस को करंट एसेट्स के पार्ट पर लिया जाता है, और इन सभी को हम कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल या चालू पूंजी कहा जाता है। तो इस प्रकार चालू पूंजी या चल संपत्ति या कार्यशील पूंजी के अंतर्गत मुख्य रूप से आते हैं स्टॉक, जिसमें मटेरियल यानी सामग्री और निर्मित माल आता है, देनदार और प्राप्य बिल आते हैं, विक्रय योग्य प्रतिभूतियां आती हैं, कैश और बैंक बैलेंस आता है, जिनको आप प्रारंभ की क्लासेस से ही पढ़ रहे हैं कि ये किसी भी संस्था के लिए वो संपत्तियां हैं जिनमें वह फर्म बिजनेस कर रही है। देखिए, स्थायी संपत्तियां तो वो हैं जिनके सपोर्ट से बिजनेस किया जाता है, जैसे लैंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन संस्था उनको बार बार विक्रय के उद्देश्य से यानी सेल के ऑब्जेक्टिव से उनको परचेज नहीं करती। उनको मतलब स्थापित करने के उद्देश्य से रखा जाता है, यानी संस्था की स्थापना हुई और जब तक संस्था में निर्माण कार्य चलेगा तब तक वो स्थायी संपत्तियां बनी रहेंगी। ठीक है, उनका इनोवेशन होगा, उनका मॉडर्नाइजेशन होगा या उनका नवीनीकरण किया जाएगा, लेकिन वो संपत्तियां स्थायी रूप से संस्था की दीर्घकाल के लिए परचेज की जाती हैं और रखी जाती हैं, लेकिन बिजनेस उनके सपोर्ट से होता है। और चल संपत्तियां वो होती हैं जिनमें की फर्म बिजनेस करती है, जैसे स्टॉक्स है। तो कच्चा माल खरीद कर फिनिश्ड मटेरियल में कन्वर्ट करना, इस पूरे प्रोसीजर का जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी है उसको पूरा करने में जो भी संपत्तियां काम में ली जाती हैं वो चल संपत्तियां हैं, और वही बैंक उस संस्था का बिजनेस होता है। The amount of working capital depends on the size and nature of business, processing time, terms of practice, terms of purchase and sale, and managerial policies, etc. अब प्रश्न ये उठता है कि वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं। ये तो हम समझ ही चुके हैं, सभी प्रकार के स्टॉक, डेटर्स, बीआरस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस, इन सभी को हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। लेकिन अब इस वर्किंग कैपिटल का जो की राशि है, जो अमाउंट है, जो एस्टिमेट है, वो किस पर डिपेंड करता है, किस पर निर्भर करता है? साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का आकार और प्रकृति। जैसा कि फिक्स्ड एसेट्स में भी हमने देखा, यदि बड़े आकार का बिजनेस है, बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है, तो फिक्स्ड एसेट्स का भी में इन्वेस्ट किया जाने वाला कोष भी अधिक मात्रा में होगा। वही चल संपत्तियों पर है, यदि बहुत लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन किया जा रहा है और बिजनेस में सभी बड़े ऑर्डर्स लिए जाते हैं, बड़े आकार के बिजनेस किया जा रहा है, निर्माण कार्य बड़े आकार का है, तो वहाँ पर चल संपत्तियों की मात्रा भी अधिक होगी। लेकिन यदि व्यवसाय एकाकी व्यापार है, बहुत छोटा बिजनेस किया जा रहा है, बहुत छोटे स्केल पर किया जा रहा है, तो ऐसे बिजनेस में हम चल संपत्ति की मात्रा को कम रखते हैं। प्रोसेसिंग टाइम का मतलब आप समझ ही गए होंगे, कच्चे माल से फिनिश्ड गुड्स को कन्वर्ट करने में कुल कितना समय लगता है, वह समय भी चालू संपत्ति की मूल्य पर निर्भर करता है या अमाउंट को निर्धारित करता है। यदि किसी कच्चे माल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए एक लंबी प्रक्रिया, बहुत सारी स्टेजेस क्रॉस होती हैं,
निर्माणाधीन प्रक्रिया बहुत बड़ी है तो नेचुरली चल संपत्ति अधिक मात्रा में चाहिए, क्योंकि वहाँ पूंजी का विनियोग अधिक किया जाएगा। टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल, यानी किसी संस्था के लिए क्रय विक्रय की शर्तें क्या हैं। क्या परचेज क्रेडिट पर किया जाता है, सेल भी क्रेडिट पर होता है, यानी विभिन्न व्यापारियों को या लेनदारों देनदारों को कितना समय भुगतान के लिए लिया और दिया जाता है, उस पर भी चल संपत्ति का अमाउंट निर्भर करेगा। यदि उनको 3 महीने से अधिक का समय दिया जाता है या 6 महीने से अधिक का समय दिया जाता है तो चल संपत्ति की मात्रा अधिक रखनी होगी। लेकिन यदि कैश में ज़्यादा लेन देन किए जाते हैं तो वहाँ पर यह मात्रा थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि बहुत जल्दी परचेज और सेल कैश में कन्वर्ट होते रहेंगे। एंड मैनेजीरियल पॉलिसीज़, यानी प्रबंधकीय नीतियाँ क्या हैं। प्रबंध किस प्रकार से, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर्स ने अपनी पॉलिसी बिजनेस के लिए किस प्रकार की बना रखी है कि वह कम या अधिक चालू संपत्तियों पर व्यवसाय कर रहा है या फुल कैपेसिटी पर कार्य कर रहा है, तो उस हिसाब से चालू संपत्ति में इन्वेस्ट किए जाने वाले धन का उपयोग किया जाएगा। लास्ट लाइन, द अमाउंट इन्वेस्टेड इन टोटल करंट एसेट्स इन द बिजनेस may be obtained by the sale of stocks or long term bonds। चालू संपत्तियों में जितना कोष मतलब विनियोग किया जाने वाला है, उसको मुख्य रूप से हम प्रतिभूतियों और दीर्घकालीन ऋण पत्रों या बॉन्ड्स के द्वारा प्राप्त करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हमने चालू संपत्तियों में इन्वेस्ट किए जाने वाले कोष की मात्रा का अनुमान लगा लिया है, तो उसके बाद उन कोषों का संग्रहण करने के लिए, जैसे स्थायी संपत्तियों में हम प्रतिभूतियों का सहारा लेते हैं, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल एंड डिबेंचर्स और लॉन्ग टर्म लोन्स, उसी तरीके से इसमें भी लिया जाता है। उन्हीं के बेसिस पर संस्था अपना विनियोग अमाउंट या विनियोग राशि को कलेक्ट करती है। तो चल संपत्तियां किसी भी संस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, उसी तरह से जैसे कि स्थायी संपत्तियां होती हैं। इसके बाद आती है आपकी इंटेंजिबल एसेट्स, अमूर्त संपत्तियां। ये वो अमूर्त संपत्तियां हैं जिनका कोई मतलब कहना चाहिए कोई फिजिकल रूप नहीं होता, जिसको हम पहली लाइन में ही पढ़ते हैं। These assets have no physical existence, still finance is to be arranged। अमूर्त संपत्तियां वो होती हैं जिनका कोई मूर्त रूप नहीं होता, जो फिजिकली देखी या मतलब देखी नहीं जा सकती। ऐसी संपत्तियों के लिए भी कोषों की आवश्यकता या कोष रखे जाते हैं या कोष एकत्रित किए जाते हैं। इन संपत्तियों में विशेष रूप से हम लेते हैं या मुख्य रूप से हम लेते हैं प्रमोशनल एक्सपेंसेस, प्रवर्तनीय व्यय, प्रवर्तन व्यय। प्रमोशन एक्सपेंसेस आप सभी जानते हैं, जैसे ही किसी संस्था की स्थापना का कोई प्रोजेक्ट होता है, कोई परियोजना तैयार की जाती है, तो उस समय कई प्रकार के लीगल यानी वैधानिक नियम देखे जाते हैं, एडवाइस ली जाती है, परामर्श लिया जाता है, और प्रमोशनल कई प्रकार के खर्चे करने होते हैं कंपनीज को। उन सभी खर्चों को प्रमोशनल एक्सपेंसेस के नाम से जाना जाता है। ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस का मतलब यही है कि जब संस्था स्थापना के दौर से निकल रही है या स्थापना के दौर में है, तो उसे विभिन्न प्रकार के प्रपत्र तैयार करने होते हैं कंपनी लॉ के हिसाब से या जो साझेदारी नियम के हिसाब से, यानी जो भी वैधानिक नियम उस फर्म या संस्था से संबंधित है, उनको विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होते हैं। तो उनके लिए दी जाने वाली फीस या किसी भी तरह की चार्जेस हैं, उनकी प्रिंटिंग है, उनको तैयार करने के लिए लिए जाने वाले परामर्श हैं, इन पर कई प्रकार के व्यय किए जाते हैं जो कि संगठनात्मक व्यय कहलाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग का क्लियर सा मतलब है कि यदि संस्था
अपने लिए मतलब प्रतिभूतियों का निर्गमन कर रही है, कोषों का संग्रहण करने के लिए, फाइनेंसिंग के लिए या वित्त पूर्ति के लिए, तो उन इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स या किसी भी प्रकार की ऋण व्यवस्था या पूंजी एकत्रित करने का कार्य करती है, तो उसमें उनको कई प्रकार के एक्सपेंडिचर करने होते हैं, जैसे विज्ञापन पर, प्रिंटिंग पर, ब्रोकरेज पर, अंडरराइटिंग पर, अभिगोपन जिसको हम कहते हैं, इन सभी पर किया जाने वाला खर्चा फाइनेंसिंग है। यानी वित्त पूर्ति से संबंधित सभी प्रकार के खर्चे, यानी संस्था को अपने लिए विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों का निर्गमन करना है, तो निर्गमन करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज मार्केट से रिलेटेड जितने भी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी वो भी इसमें शामिल होंगी। कंपनी अपना एडवर्टीजमेंट करेगी अपने शेयर्स के लिए, प्रिंटिंग करेगी, उनके लिए कई प्रकार की दलाली या ब्रोकरेज उसके द्वारा दिया जाएगा, मध्यस्थों को दिया जाने वाला शुल्क इसमें शामिल होगा, और इसके अलावा और भी कई जो खर्चे इससे रिलेटेड होंगे, प्रिंटिंग वगैरह के, सभी इसमें शामिल किए जाते हैं। कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, अमूर्त संपत्तियों की लागत। अमूर्त संपत्तियों की लागत जैसे कि गुडविल है, पेटेंट्स हैं, लाइसेंस प्राप्त करना है, इन सभी के लिए बहुत सारे व्यय किए जाते हैं, और उन व्ययों को हम इंटेंजिबल एसेट्स यानी अमूर्त संपत्तियों की लागतों में शामिल करते हैं। जैसे कंपनी को अपना लाइसेंस लेना है, तो उसमें कई तरह की फॉर्मेलिटीज़ और नियम, प्रतिनियम आदि का पालन करने के लिए कई बार एडवाइस भी ली जाती है, परामर्श शुल्क भी दिया जाता है, कई तरह के शुल्क सरकारी आधार पर पे किए जाते हैं, वो सब इसमें शामिल किए जाते हैं। जैसे पेटेंट्स है, पेटेंट्स का मतलब आप सभी जानते ही हैं, तो पेटेंट लेने के लिए कंपनी को एक पूरी फॉर्मेलिटीज़ पे करनी होती हैं, एक नियम के तौर पर अपने प्रपत्र तैयार करने होते हैं, उन प्रपत्रों को तैयार करने में जो भी एक्सपेंडिचर किया जाएगा वो इसमें शामिल होगा। एंड लास्ट, कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग बिजनेस। ये हम सभी जानते हैं कि व्यवसाय के प्रारंभ में लाभ नहीं होते, धीरे धीरे बिजनेस ब्रेक इवन पॉइंट को क्रॉस करता है। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस की स्टेज। तो स्थापना से लेकर लाभ कमाने तक की स्थिति में आने के लिए एक जेस्टेशन पीरियड होता है, और मतलब एक समय अवधि होती है। उस समय अवधि में संस्था को नॉर्मल लॉस होता है या बहुत ही नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, जिनको कि वे बहुत मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल पर नहीं ला पाती। तो इस दौरान जो भी उसको एक्सपेंडिचर करने होते हैं डेवलपिंग स्टेज पर आने के लिए, वो सब इसमें शामिल किए जाएंगे। जैसे मान लीजिए फर्म स्थापित हुई, 2 साल तक वह लाभ नहीं कमा पा रही, तो 2 साल तक के जो भी लॉस होंगे, जो हानि होगी या प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में जो भी वो दिखाया जाएगा, मतलब डेफिसिट दिखाया जाएगा, लॉस दिखाया जाएगा, वह कंपनी के लिए डेवलपिंग बिजनेस का कॉस्ट है। और जैसे ही वह स्टेज क्रॉस होती है, संस्था अपना लाभ कमाने लगती हैं, तो ये कॉस्ट प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इस तरह से ये जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं, अमूर्त संपत्तियाँ, ये अमूर्त संपत्तियाँ संस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ये एक्सपेंडिचर संस्था को अपनी स्थापना में करने ही होते हैं, बाद में विस्तार की प्रक्रिया में भी ये अगेन करने पड़ते हैं। जब कभी भी कंपनी को अपनी फाइनेंसिंग करनी होती है, वित्त पूर्ति करनी होती है, तो इन लागतों का भुगतान करना पड़ता है, और ये भुगतान धीरे धीरे राइट ऑफ किए जाते हैं लाभों में से। लेकिन इनको संपत्तियां क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक्सपेंडिचर संस्था को चलाने के लिए किए जाने ज़रूरी होते हैं, और ज़रूरी होते हैं, इसलिए इनके लिए भी वित्तीय कोषों को एकत्रित करना या इनके लिए भी फाइनेंसिंग करना, विनियोग की राशि को एकत्रित करना ज़रूरी होता है। थैंक यू।